4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें लगभग 90% जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, एक भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं किया है ना। तो जैसे आप वीडियो को देख रहे होंगे और एनसीईआरटी बुक से भी आप टॉपिक को मिला रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये बात कि रोशन सर स्टडी पॉइंट पे आपको हर एक टॉपिक को समझाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो जब हम पिछली वीडियो की बात कर रहे थे, पिछली वीडियो को हम समझ रहे थे, तो उसमें हमने आखिरी में जॉन मार्शल की बात की थी, है ना। जॉन मार्शल जिनके अंडर में रह के दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज में एक विशेष योगदान दिया था। तो हमने जॉन मार्शल के बारे में बात कर लिया था कि भाई जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, है ना। और इनकी खोज की कमी को हम समझने वाले हैं। जब ये खनन कार्य करते थे किसी जगह पे तो इनकी खोज की कुछ कमियां थी, खनन कार्य की कुछ कमियां थी, उसको हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, जॉन मार्शल कहीं भी खनन कार्य करते थे ना, तो वहाँ जो टीला जो होता था उस टीले का अध्ययन वो समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को टीले का अर्थ पता नहीं होगा, ये टीला होता क्या है। देखिए, टीला होता क्या है कि कुछ लंबे समय से क्या हो रहा है, किसी स्थान को कुछ लोग प्रयोग में ला रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि मान लो कि पुराने लोगों ने क्या किया, उस स्थान का त्याग कर दिया और उस स्थान पे कुछ नए लोग आकर बस गए। तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ मलबे जमीन के नीचे दबे रह जाएंगे, कुछ अवशेष दबे रह जाएंगे और एक टीले के रूप में बदल जाएंगे, है ना। अब उस टीले से हम क्या कर सकते हैं, जो पुरातात्विद है वो बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। उस जानकारियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अब जॉन मार्शल भी खनन कार्य करते थे। खनन कार्य के दौरान क्या होता था, उनको बहुत सारे टीले मिलते थे, मिट्टी के टीले या फिर पत्थर के टीले मिल रहे, तो उसका जो अध्ययन है ना वो समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे, ठीक है। टीले के स्तर विन्यास जो है ना, मतलब अलग अलग जो भाग है उसका अध्ययन वो सही तरीके से नहीं कर पाते थे, ये इनकी खोज की कमी थी। अब इससे क्या होता था कि बहुत सारी जानकारी जो हमें टीले से मिल सकती थी, एक ही टीले से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती थी, वो हमेशा के लिए क्या हो जाती थी, लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी, वो मिल ही नहीं पाती थी, ठीक है। ये जॉन मार्शल की खोज की कमी थी। उसके बाद जॉन मार्शल के बाद एक पुरातात्विक है जिनका नाम है R.E.M. व्हीलर, ठीक है, जो कि तीसरे पुरातात्विक है ना। सबसे पहले हमने कनिंघम की बात की थी, उसके बाद जॉन मार्शल, और ये आ गए अब R.E.M. व्हीलर। अब देखिए, R.E.M. व्हीलर ने क्या किया, जॉन मार्शल की खोज की जो कमियां थी ना उसको दूर किया, मतलब उसका निदान किया। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी टीले का ना स्तर विन्यास को समझना चाहिए, समान क्षैतिज आधार पे हमें ना टीले का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें टीले के अलग अलग स्तर विन्यास को समझना चाहिए और उसके आधार पे हमें टीले का अध्ययन करना चाहिए। ये R.E.M. व्हीलर ने कहा था। R.E.M. व्हीलर भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और 1944 में ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है। तो ये R.E.M. व्हीलर के बारे में बस इतना ही आपके बुक में बता रखा है। दोस्तों, इसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि इतिहासकार अतीत का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा भाई चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त की गई, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कैसे जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि का तो यार अर्थ ही नहीं निकाला जा सका है। तो लिपि से या लिखित रूप में हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। तो इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की रचना कैसे की होगी, तो इसके लिए इतिहासकारों ने क्या किया, पुरा वस्तुओं की प्राप्ति की। पुरा वस्तु आप समझते हैं ना, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको खोजा, जमीन के नीचे खनन कार्य करके जमीन के नीचे से चीज़ों को खोजा और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की रचना की। जैसे कि हम पूरा वस्तुओं की बात करें तो औजार बोल सकते हैं, आप आभूषण की बात कर सकते हैं, आप मृद भांड की बात कर सकते हैं, जैसे कि हड़प्पाई बाट हो गई, मोहरे, है ना, अस्थियाँ, बहुत सारी हड्डियाँ, है ना, बहुत सारे कब्र मिले हैं। उसके माध्यम से इतिहासकारों ने क्या किया है, हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की रचना की है। अब मान लो कि सबसे पहला काम तो इतिहासकार क्या करेंगे, इतिहास की रचना के लिए वस्तुओं की प्राप्ति कर लिए, उसके बाद वो क्या करते हैं, खोज का वर्गीकरण करते हैं। अब खोज के वर्गीकरण में इतिहासकार क्या करेंगे, 2 चीज़ें करेंगे। एक तो भाई कोई भी वस्तु जो मिली है ना वो कहाँ से मिली है, क्या छत पे मिली है, नाली में मिली है या फिर स्नानागार में मिली है, कहाँ पे मिली है, इस चीज़ का पता लगा लेंगे। दूसरा चीज़ क्या करते हैं इतिहासकार, वस्तुओं का प्रयोग का पता लगाते हैं कि भाई वस्तु का उपयोग किन कामों के लिए होता था। जैसे कि हम अगर बात कर ले कि भाई जैसे बाट के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, बाट उस समय हड़प्पावासी भी क्या करते थे, चीज़ों को तौलने के लिए करते थे, और अभी भी हम बाटों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। तो इस अब किसी वस्तु के उपयोग का पता लगाने के लिए क्या करेंगे ना, पुरानी वस्तु जो मिली है ना उसका एक तरीके से तुलना करेंगे अभी के समय की वस्तुओं से, और उसके बाद पता लगा लेंगे कि भाई किसी वस्तु का इस्तेमाल उस समय किस काम के लिए होता था। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको बाट का, अभी भी हम बाटों का इस्तेमाल वस्तुओं को तौलने के लिए करते हैं, पुराने समय में भी हड़प्पावासी भी क्या करते थे, बाटों का इस्तेमाल वस्तुओं को तौलने के लिए ही करते थे, ठीक है। तो ये सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से इतिहासकार क्या करते हैं,
अतीत का निर्माण करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इसमें समझाया है। दोस्तों हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है हड़प्पावासियों की धार्मिक मान्यताएं यानी कि धार्मिक विशेषताएं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हड़प्पावासी थे वो कौन सी देवी देवताओं की आराधना करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना सबसे पहला जो पॉइंट बताना है वो है मातृदेवी की पूजा। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा कि एक स्त्री की मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई पाई गई है ना, और इसको इतिहासकारों ने संज्ञा दी है मातृदेवी की, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई इतिहासकार जो है वो मातृदेवी की पूजा करते होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं शिव की पूजा। अब शिव की पूजा भी हड़प्पावासी करते थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मोहरे मिली है ना, हड़प्पाई मोहरे, उस पर क्या है कि एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि भव्य है, मतलब आलती पालती मार के बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवरों ने क्या कर रखा है, घेरा लगा रखा है, जिसमें बैल गेंडे की बात की गई है। ठीक है, और दूसरे जानवर हैं उनकी बात की गई है, जो जिन्होंने क्या कर रखा है, चारों तरफ से घेरा लगा रखा है। और ऐसा किसके साथ होता है, शिव के साथ। आपको पता है शिव के साथ नंदी, बैल और दूसरे जानवर वगैरह जो है वो उनके साथ हमेशा रहते हैं ना। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि भाई हड़प्पावासी शिव की पूजा भी करते होंगे। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों की पूजा भी हड़प्पावासी करते थे। कई मोहरों पे पेड़ के निशान मिले हैं, साक्ष्य मिली हैं जिसमें धागे वगैरह लपेटे हुए थे। तो इसके आधार पर पता लगता है कि भाई हड़प्पावासी प्रकृति की यानी कि पेड़ पौधों की पूजा भी करते थे। आखिरी पॉइंट आप बता सकते हैं शिवलिंग की पूजा। ठीक है, शिवलिंग की बात कर रहे हैं कि भाई शिव की पूजा ना लिंग के रूप में भी करते थे, साक्ष्य के रूप में आप देख भी सकते हैं, चित्र में आपको दिख रहा होगा कुछ शिवलिंग टाइप का ही है ये पत्थर। ठीक है, और इस साक्ष्य के आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पावासी शिवलिंग की पूजा भी करते थे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको हड़प्पावासियों की धार्मिक मान्यताओं में बताने हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए थे, सारा कुछ समझा दिया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो कि आपको नहीं समझाया गया हो। ठीक है, तो आप कमेंट ना करना यार भैया आपने ये टॉपिक छोड़ दिया।